1298 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात जाने के लिए मारवाड़ का रास्ता चुना। जालोर के शासक कानड़ देव को इस समय तक अलाउद्दीन के मंसूबे का पता लग चुका था। वह अपने इस अभिमान के तहत सोमनाथ के मंदिर को तोड़ना चाहता था। उसने कानड़ देव को खिलत से सुशोभित करने का लालच भी दिया, मगर वह किसी भी तरह तैयार नहीं हुए और सुल्तान के पत्र के जवाब में पत्र लिखकर साफ साफ लिख भेजा कि तुम्हारी सेना अपने प्रयाण के रास्ते में आग लगा देती है। उसके साथ विष देने वाले व्यक्ति होते हैं। वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करती है एवं ब्राह्मणों का दमन करती है और गायों का वध करती है। ये सब कुछ हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है, अतः हम तुम्हें यह मार्ग नहीं दे सकते। कानड़ देव के इस उत्तर से अलाउद्दीन खिलजी का क्रोधित होना स्वाभाविक था। उसने समूह से मारवाड़ से निपटने का मन बना लिया। खिलजी की सेना ने मालवा के रास्ते गुजरात में प्रवेश किया और गुजरात के शासक कर्णदेव वाघेला को पराजित कर संपूर्ण गुजरात को लूटा। इतनी बड़ी विजय की खबर पाकर खिलजी अभिमान से भर गया और उसने उल्गू खान को राजपूताना वर्तमान राजस्थान के होते हुए दिल्ली पहुंचने एवं जालोर के शासक कानड़ देव सोनग्रा से निपटने के आदेश दिए। उल्गू खान अपने सुल्तान के आदेशानुसार मारवाड़ की ओर बढ़ा, मगर रास्ते में ही आबू के पास चंद्रावती नगर में उसका मुकाबला सिरोही के राव विजयराज देवड़ा से हुआ। इस युद्ध में जालोर के शासक राव कानड़ देव सोनग्रा ने भी अपनी सेना के साथ भाग लिया था। उल्गू खान की इस युद्ध में बहुत बुरी हार हुई। गुजरात से लूटा हुआ संपूर्ण खजाना भी राजपूतों ने उससे छीन लिया। मदद के लिए उसने गुजरात में रुके अपने साथी नुसरत खान को पत्र लिखा और अतिरिक्त सेना को बुलवाकर सिरोही और जालोर पर आक्रमण किए। सर्वप्रथम जालोर के अधीन सकराना दुर्ग पर आक्रमण किया। सकराना उस समय कानड़ देव के प्रधान जेता के अधिकार में था। किले को भेदना उसके सामर्थ्य में नहीं था, इसीलिए उसकी सेनाओं ने दुर्ग से बाहर जमकर लूटपाट मचाई। लेकिन ये अधिक देर तक नहीं चली और जेता ने दुर्ग से बाहर निकलकर ऐसा रणखेत जोता जो उल्गू खान की कल्पना से ऊपर था। खिलजी सेना के पैर उखड़ गए और उल्गू खान को मैदान छोड़ भागना पड़ा। इतिहास में अब तक इस युद्ध पर अधिक प्रकाश नहीं डाला गया है, लेकिन गुजरात लूटने वाली सुल्तान की सेना को पराजित करना आसान काम नहीं हो सकता था। अतः निश्चित ही जालोर विजय से पूर्व ये युद्ध कम नहीं रहा होगा। स्मरण रहे कि इस युद्ध में सुल्तान का भतीजा मलिक एजुद्दीन और नुसरत खान के भाई के मरने का भी उल्लेख है। इस पराजय के बाद 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने कानड़ देव के साथ संधि कर युद्ध विराम की घोषणा की। संधि के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने महाराज कानड़ देव को मेहमान नवाजी के लिए दिल्ली आमंत्रित किया, परंतु कानड़ देव ने उनके वीर पुत्र वीरमदेव सोनग्रा को दिल्ली भेजा। यही से शुरू होती है एक तरफा प्रेम कहानी, जो बाद में महासंग्राम का रूप लेती है। दरअसल होता यह है कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा मन ही मन वीरमदेव से प्रेम करने लगी थी। जब यह बात खिलजी को पता चली तो उसने ये सोचकर कि उसके साथ रिश्ता बनाकर वीरमदेव बहुत खुश हो गए और बड़े दरबार में फिरोजा और वीरमदेव की शादी का ऐलान करता है। मगर अलाउद्दीन खिलजी की धारणा के विपरीत वीरमदेव सोनग्रा इस रिश्ते को नामंजूर करते हैं और दिल्ली से जालोर चले आते हैं। खिलजी इसे अपना और दिल्ली सल्तनत का अपमान मानता है, मगर फिर भी एक बार दूत के जरिए वीरमदेव को समझाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि ये रिश्ता अलाउद्दीन खिलजी के लिए पुत्री प्रेम से अधिक राजनीतिक दृष्टि से विशेष था, क्योंकि वीरमदेव से रिश्ता बनाकर वह संपूर्ण राजपूताने में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जालोर और सिरोही के चौहान राजपूतों की मदद ले सकता था। मगर वीरमदेव सोनग्रा ने अलाउद्दीन खिलजी के संदेश का प्रति उत्तर इस प्रकार दिया: मामा लाजे भाटिया कुल लाजे सवाण, जो मैं परनु तुरकनी तो पच्ची मूंगे बाण। अर्थात कि अगर मैं फिरोजा से विवाह करता हूँ
तो मेरे चौहान कुल के साथ साथ मेरे मामा के भाटी कुल पर भी लांछन लगती है। इसीलिए ये उतना ही संभव है जितना सूर्य पश्चिम की ओर से उदय होगा। सुल्तान ने वीरमदेव सोनग्रा के इस व्यवहार को बहुत ही बुरा माना और ईस्वी 1311 में वीरमदेव सोनग्रा को दंड देने के लिए जालोर की ओर अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजी। गुजराती महाकाव्य कानड़ दे प्रबंध के अनुसार संघर्ष कुछ वर्षों तक चला और शाही सेनाओं को अनेक बार मुंह की खानी पड़ी। इन अपमानजनक पराजयों के समाचारों ने सुल्तान को अत्यधिक उत्तेजित कर दिया और उसने अनुभवी सेनापति मलिक कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। सुल्तान की सेना का जालोर से पूर्व ही सिवाना के सामंत शीतलदेव से सामना किया। दोनों के बीच ऐसा युद्ध हुआ जिसकी कल्पना संभवतः सुल्तानी सेना नायकों के मस्तिष्क में नहीं थी। यही कारण था कि एक बार पुनः पराजय झेलनी पड़ी और वहाँ से दूर तक भागना पड़ा। सुल्तान को ज्यों ही पुनः पराजय का समाचार मिला, कहते हैं कि वह स्वयं इस बार पूरी शक्ति के साथ जालोर पर चढ़ आया। जालोर के शासक कानड़ देव ने अपने पुत्र वीरमदेव का राज्याभिषेक कर किले के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी एवं स्वयं खिलजी की सेना से गुजरात के रुद्रमालका के शिवलिंग को स्वतंत्र करवाकर स्थापित किए मंदिर की सुरक्षा का भार संभाला। जालोर के श्रवणगिरी दुर्ग को पूरी तरह से घेर लिया गया, मगर किले की मजबूत दीवारों को भेदना उतना आसान नहीं था, क्योंकि ऊंचे पर्वत पर स्थित किले की दीवार तक जाते तोप के गोलों की मारक क्षमता कमजोर पड़ जाती थी। महीनों तक खिलजी की सेना जालोर को सावनी बनाकर पड़ी रही, मगर जीत के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे थे। संपूर्ण हिंदुस्तान में खिलजी की किरकिरी हो रही थी। इसीलिए जालोर पर कब्जा करना खिलजी के लिए अब उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु अत्यावश्यक हो गया था। मगर कहते हैं कि राजपूत दो ही बातों से हारे हैं, एक तो संगठित ना रहने की मानसिकता और दूसरी अपनों की गद्दारी। और यह गद्दारी किसी धन या सत्ता की प्राप्ति के लिए उत्पन्न नहीं होती थी, अपितु राजपूतों के आपसी मतभेद और एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की प्रतिस्पर्धा से ज़्यादा उत्पन्न होती थी। ऐसा ही जालोर के साथ भी हुआ। जालोर के एक सोनग्रा राजपूत सरदार की बेटी हीरा कंवर का ब्याह एक दैया राजपूत सरदार के साथ हुआ था। दैया राजपूत सरदार को किले के द्वार संरक्षण का कार्यभार सौंपा गया था, जिस कारण रणभूमि में पराक्रम दिखाने का अवसर उनके भाग्य में शायद ही कभी आया होगा, जिसका अक्सर कुछ सोनग्रा राजपूतों के द्वारा उपहास भी किया जाता। इस प्रकार के व्यवहार से दुखी दैया सरदार के मन में कटुता उत्पन्न कर दी और रणभूमि में लड़ने को आतुर एवं सोनग्रा राजपूतों से प्रतिशोध लेने की मंशा से उसने अलाउद्दीन खिलजी को किले की कमजोर दीवार का रहस्य बताने की ठानी और एक दिन मध्य रात्रि को खिलजी के खेमे में जा पहुंचा। उसने खिलजी को बताया कि जालोर का किला कठोर चट्टानों वाले पर्वत पर बना हुआ है, मगर किले का कुछ भाग कमजोर जगह पर भी बना हुआ है। किले के उस हिस्से पर गोलीबारी करो तो दीवार तुरंत टूट जाएंगी और उस जगह की पहचान के लिए रात्रि में किले के चारों तरफ सरसों के दाने फैला दो, क्योंकि नरम मिट्टी वाली जगह पर सरसों सुबह तक अंकुरित हो जाते हैं। बस उसी जगह पर गोलाबारी करनी है। खिलजी के आदेश पर ऐसा ही किया गया। जालोर के आसपास से किसानों और व्यापारियों से दुगुनी तुगुनी कीमत पर सरसों खरीदी गई और उसे किले के चारों तरफ बोया गया। सुबह होते ही बात हवा की तरह फैल गई कि सुल्तान की सेना ऊंची कीमत पर सरसों की खरीदी कर रही है, तो लोग बैलगाड़ियां भर भर कर वहां पहुंचे। मगर अब उसकी कोई ज़रूरत खिलजी की सेना को नहीं थी, क्योंकि उनका काम तो हो गया था। उसी दिन से दक्षिण राजस्थान में ये कहावत प्रचलित हुई कि सरसों के भाव रात को बीते, जो आज तक लोक बोली में अक्सर बोला जाता है। किले की उस जगह पर
सुबह सरसों अंकुरित हो गई, जहाँ की मिट्टी नरम थी। उसी जगह पर खिलजी की तोपें गरजी। थोड़े ही समय में श्रवणगिरी दुर्ग की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। किले का बुर्ज टूटने से राजपूतों ने केसरिया मतलब की अंतिम ईद करने की तैयारी कर ली। राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण किए एवं एक दूसरे को अपनी हथेली से अफीम पिलाकर मनुआर की रस्म अदा की एवं सतराणियों ने 16 श्रृंगार से सजकर जौहर कुंड को सजाया। कई मन लकड़ियाँ और घी की आहुति देकर विशाल जौहर कुंड रूपी यज्ञ को प्रज्वलित कर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। दीवार के टूटते ही खिलजी की सेना ने दुर्ग में प्रवेश कर लिया। दुर्ग में तैयारियां पूर्ण थी। ज्यों ही सुल्तान की सेना का प्रवेश हुआ, अंदर महिलाएं जौहर करने के लिए आगे बढ़ी तो राजपूत पुरुष भूखे शेरों की तरह शत्रु पर टूट पड़े। घमासान रण संग्राम छिड़ गया। संख्या बल में राजपूत कम अवश्य थे, लेकिन युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था मानो हजारों की सेना आपस में भिड़ रही हो। यहाँ यदि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुट्ठी भर राजपूतों ने यह बता दिया कि वे मर सकते हैं लेकिन हारते नहीं। देखते ही देखते जालोर के दुर्ग में मरघट की शांति पसर गई। राजा कानड़देव सोनग्रा और उनके साथी भगवान शिव के मंदिर की रक्षा करते करते वीरगति को प्राप्त हुए एवं वीरमदेव सोनग्रा भी इस युद्ध में दुश्मन से लड़ते लड़ते मातृभूमि की रक्षा के लिए काम आए। लेकिन जालोर का पतन हो गया और साथ ही उस शौर्य गाथा को भी विराम मिल गया, जिसका प्रारंभ चौहान वंशीय वीरपुत्र कानड़देव ने किया था। अलाउद्दीन को जालोर विजय की खुशी अवश्य थी, लेकिन उसने ये समझने में किंचित भी भूल नहीं की कि राजपूताने को जीतना कठिन है। यही कारण है कि इस विजय के उपरांत उसने यहाँ से राजपूत शासकों के संग मिलकर चलने में ही अपनी भलाई समझी और फिर कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर के.एस. लाल ने अपनी पुस्तक खलजी वंश का इतिहास में पृष्ठ नंबर 114 पर लिखा है, राजपूताना पर पूर्ण आधिपत्य असंभव था और वहाँ अलाउद्दीन की सफलता संदिग्ध थी। अपनी इस बात को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर लाल लिखते हैं कि राजपूताना में सुल्तान की विजय अल्पकालीन रही। दोस्तों, इतिहास के ऐसे ही पृष्ठों को जानने के लिए हमारे चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।